हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे यूपी टेट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेकंड यानी 6 से 8 तक का पेपर यहाँ पर संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर हम करेंगे हिंदी का एनालिसिस, जो हमारी भाषा फर्स्ट है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। तो सब अपने पेपर यहाँ पर लेकर बैठिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह क्या है? दंत का तद्भव रूप है। यहाँ पर दंत का तद्भव रूप आपसे पूछ लिएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो दंत का तद्भव रूप क्या होगा आप सभी को पता ही होगा, दंतव्य। दंत का था दांत या फिर दंतुर। तो दंत का जो तद्भव रूप है वहाँ हो जाएगा हमारा दांत, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। यहाँ पर तरंग और तुरंग आपको दे रखा था और जिसमें पूछा गया था कि इसका सही अर्थ क्या है। बहस विवाद, कंपन हवा, उल्का भूकंप या फिर लहर या अश्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लहर और अश्व, है ना। तरंग का जो अर्थ होता है वहाँ क्या होता है? लहर होता है, और तुरंग यानी होता है हमारा अश्व, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महल शब्द का विपरीतार्थक है। यहाँ पर महल शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना था। धनी, ठोस, हवेली या फिर झोपड़ी। तो महल शब्द का जो विपरीत शब्द होगा वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा झोपड़ी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था अनुस्वार युक्त मानक शब्द यहाँ पर चुनना था आपको, है ना। संगठनम, संगठन, संगमठन या फिर संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अनुस्वार युक्त जो मानक शब्द है वहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। अवश्य, क्योंकि, सच या फिर की ओर। तो इनमें से जो संबंध बोधक अव्यय है हमारा क्या हो जाएगा? की ओर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे जिस प्रकार के सर ने आपको पढ़ाए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आंसर यहाँ पर दे पा रहा होगा, है ना। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी थी जिसमें आपको उचित विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करना था। तो यहाँ पर उचित विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। मुझे आम, आम के पास विराम चिन्ह लगा है। इसके बाद सेब, केला और अंगूर पसंद है ना। जहाँ उचित विराम चिन्ह का उपयोग है वहाँ कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में हमारे में हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है गली गली घूमना, काफी अनुभव होना, बेकार घूमना या फिर घाट घाट घूमना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा काफी अनुभव होना, है ना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होगा? काफी अनुभव होना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किला किला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। यहाँ पर किला और किला, है ना, युग्म का जो सही अर्थ वहाँ आपको बताना है। समय या कील, दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील, कीड़ा या मच्छर, कीट या फिर पतंग। तो यहाँ पर किला और किला युग्म का जो सही अर्थ होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर किले का अर्थ क्या है? दुर्ग, है ना। और किला, किला यानी लोहे या फिर अन्य धातु की बनी कील। अगला प्रश्न है दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। यहाँ पर दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुनना था आपको। बुरा है जो चरित्र, हीन चरित्र, दुष्चरित्र या फिर सदाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दुष्चरित्र का सही समास विग्रह होगा हमारा बुरा है जो चरित्र, यानी इसमें कौन सा समास है? यहाँ पर कर्मधारय समास, है ना। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो कौन सा है? चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। यहाँ पर चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित करना था। चंदा का वदन, चंद्र के समान वदन, चांद सा मुख या फिर चंद्रमुख। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के समान वदन, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे? चंद्रवदन का सही समास विग्रह, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान वदन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? गगन, हवा, पानी या फिर बादल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो मेघ का समानार्थी शब्द है वहाँ क्या है? पर्यायवाची हम जिसे बोल सकते हैं या फिर समानार्थी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बादल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है ना। ध्यानपूर्वक में बताना था आपको कि यहाँ किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यहाँ रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे राम प्लस आलय का संधि रूप क्या है?
रामालय, 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 फिर रामालय। तो राम प्लस आलय का जो संधि रूप होगा, इनको दोनों को मिलाने से जो संधि बनेगी वहाँ कौन सी बनेगी हमारी? ऑप्शन नंबर सी, है ना, रामालय, है ना। और इसमें संधि कौन सी? हमारी दीर्घ संधि। उसका सिर खुजलाता है, यहाँ कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, या फिर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, या फिर अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एक अकर्मक क्रिया है ना, उसका सिर खुजलाता है। यहाँ क्या है? यह एक अकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ होता है कि वहाँ अपना सिर खुजलाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? श्रेष्ठ, वर्ण, सागर, या फिर द्विज। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द हो जाएगा हमारा द्विज, है ना। राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो त्रा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? यहाँ तो आपको सबको पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था यहाँ। ता प्लस रा, ता प्लस सा, त्रा प्लस आ, या फिर ता प्लस रा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ता प्लस रा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? यहाँ पर अर्धविराम का आपको सही प्रयोग करना है। राम श्याम मोहन स्कूल गए, राम श्याम मोहन स्कूल गए। यहाँ पर देखो आपको अर्धविराम देखना है कि यहाँ पर किस शब्द में अर्धविराम का सही प्रयोग किया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, राम स्कूल गया, यहाँ पर अर्धविराम लगा है, श्याम घर पर रहा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा अर्धविराम है उसका सही प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक, या फिर द्रव्यवाचक। तो भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? यहाँ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है? यहाँ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? द्विकर्मक क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, एक कर्मक, या फिर इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। श्याम पानी पीता है, इसमें आपको क्रिया बतानी थी यहाँ पर कि यहाँ क्रिया किस प्रकार की है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एक कर्मक क्रिया है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रा के साथ ऊ या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है, फिर ऊपर लगती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था रा के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है? तो कहाँ पर लगती है? बीच में लगती है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, संयुक्ता अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? विसर्ग, अनुस्वार, स्वर, या फिर व्यंजन। संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे, उनमें व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्वर नहीं होता है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से देशज शब्द चुने। यहाँ पर देशज विदेशज शब्द भी आपको सर ने पढ़ाए थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पर देशज शब्द बताना है आपको, नेत्र, गड़बड़, वृक्ष, या फिर कृष्ण। तो यहाँ पर जो देशज शब्द है वहाँ हो जाएगा हमारा गड़बड़, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेरा विचार है कि आज घूमने चले, यहाँ कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, या सरल, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य, है ना। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है। यहाँ पर क्या है चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ? कम पानी में डुबकी मारना, शर्म अनुभव करना, पानी में तैरना, नहाने, कम पानी इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ है शर्म का अनुभव करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नी प्लस चल का संधि रूप क्या है? यहाँ पर नी प्लस चल को बनाकर कौन सी संधि बनेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, निश्चल बनेगा। नी प्लस चल बराबर क्या बनेगा? निश्चल यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या फिर प्रश्न वाक्य। तो मेज पर पुस्तक रखी है, यहाँ एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है ना। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है, पहचान है, रंगोली है, चित्रकला है, या फिर सौंदर्य है। तो गद्यांश के अनुसार जो कलाओं का अद्भुत संसार है हमारी संस्कृति की क्या है? पहचान है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा हिंदी भाषा का एनालिसिस, जो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।